हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण वाटिका पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स में हम पढ़ेंगे मोशन, गति क्या होता है। हमने पिछली वीडियो में लाइट एंड इट्स टाइप, लाइट्स एंड इट्स रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मोशन, गति होता क्या है। अब हम देखेंगे गति का, जैसे यहाँ पर परिभाषा दिया गया है दोस्तों, यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा बदलती रहती है तो वस्तु की इस स्थिति को गति कहते हैं। या फिर हम दूसरा परिभाषा देख सकते हैं कि वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाता है। जैसे अगर हम बात की करेंगे तो नाव, यानी जल में चलता हुआ नाव, पानी में तैरता हुआ नाव, या फिर उड़ती हुई पतंग, उड़ती हुई पतंग इत्यादि, ये सब क्या है, इसके उदाहरण। जैसे जल में जो नाव चल रही है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जल में जो नाव चल रही है, इसकी जो गति है, इसकी जो चाल है, गति का मतलब होता है चाल, गति का मतलब क्या होता है, चाल। अब इसकी जो गति है, इसकी जो चाल है, ये समय के साथ परिवर्तित हो रही, एक जगह पर नहीं है। अब क्या हो रहा है, अगर हवा, जैसे उसका जो चाल है, नाव में जो चल रहा है, धारा बह रही है, धारा अगर उसी नाव के अनुकूल होगा तो यह क्या होगा, नाव का हमारा जो गति होगा वो अच्छा रहेगा। अगर उसके विपरीत में रहेगा तो गति क्या होगा, उसका उल्टा असर पड़ेगा उस पर। यानी कि कह रहे हैं कि वस्तु की स्थिति में समय के साथ, यानी कि समय के साथ जो परिवर्तन हो जाता है उसके गति में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं। जैसे देखिए क्या होता है, कभी कभी आंधी आती है, तूफान आती है। आंधी तूफान आने पर क्या होता है कि जब हवा स्लो रहता है तो पेड़ की शाखाएं जो होती हैं, पत्तियां जो होती हैं, अगल बगल की और भी जो वस्तुएं होती हैं, वे कम हिलते जुलते हैं या कम लचकती हैं। ठीक, लेकिन क्या होता है जब आंधी बहुत तेजी से होती है, यानी कि हवा का जो चाल होता है, हवा में जो गति होती है, वो जितना ही ज्यादा होता है, उसका असर क्या होता है पेड़ पर, इन सभी पर क्या होता है, उतना ही ज्यादा पड़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं गति क्या कर रहा है, हर समय देखिए क्या हो रहा है, उसकी चाल बदल रही है। जब आंधी आने लगता है या तूफान आता है तो सबसे पहले वह धीरे धीरे होता है, फिर समय के साथ साथ वह क्या होता है, तेज होता है, कम होता है। यही इसकी क्या कहलाती है, गति कहलाती है। अब हम देखेंगे गति के प्रकार, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन। गति के प्रकार देखेंगे तो गति हमारा क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो हम कर देखेंगे सरल गति होता है, क्या होता है, सरल गति होता है। दूसरा अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, ये वृत्तीय गति होता है। क्या होता है दोस्तों, वृत्तीय गति होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। पढ़ रहे थे गति के प्रकार में सरल गति और वृत्तीय गति। अब देखेंगे हम सरल गति होती क्या है। ध्यान से देखिए दोस्तों, सरल गति, सरल का मतलब होता है स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब सीधा, सरल मतलब क्या हो गया, सीधा। सीधा मतलब होता क्या है, जैसे हमने क्या बताया कि समय के साथ परिवर्तन ही गति कहलाता है। समय के साथ वस्तु की स्थिति में क्या कहलाता है, परिवर्तन, गति कहलाता है। अब जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं तो खड़े ही हैं, अगर हम यहाँ पर क्या हो गए, कुछ समय पश्चात हम यहाँ से हिल डुल रहे हैं, आ जा रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, गति हो गई। अब गति हमारी धीमी भी हो सकती है और तेज भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम सरल गति की बात करेंगे तो सरल का मतलब सीधा होता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से, जैसे ये हमारा ए पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, अब ए से बी तक जाने के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है, सीधा जा रहा है इधर से, ठीक है। अब यहां से ये चलते चलते कहां तक गया, पॉइंट बी तक गया, तो ये इसके द्वारा किया गया, ये क्या है, हमारा सरल गति है। क्या है, सरल गति। सरल गति का मतलब क्या होता है, सीधी रेखा में वस्तु की स्थिति में किया गया परिवर्तन, यानी समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, सरल गति। सरल गति का मतलब एक सीधी रेखा में ही वह आगे बढ़ रहा है। अगर हम बात करेंगे दूसरा वृत्तीय गति का बात करेंगे, वृत्तीय गति, अगर हम वृत्तीय गति की बात करेंगे, वृत्तीय का अर्थ होता है वृत्त। वृत्त मतलब हम जानते हैं ये क्या होता है, गोलाकार होता है। हम लोग मैथ में पढ़े हैं, वृत्त मतलब क्या होता है, सर्कल, यानी सर्कुलर मोशन होता है, ये वृत्त होता है। ठीक, अब ये हमारा वृत्तीय गति हो गया। अब वृत्तीय गति का मतलब क्या होता है, इस आदमी को ए स्थान से बी स्थान तक जाने के लिए वो क्या करे, इस तरीके से दूरी तय करके जाए, यानी इस तरीके से अगर वह दूरी कर रहा है, अपनी तय कर रहा है ए स्थान से बी स्थान तक जाने के लिए, इस तरीके से गति कर रहा है, तो इसकी ये जो गति होती है, इसी को क्या कहा जाता है, हमारा वृत्तीय गति होता है। ये तो हो गए सिंपली गति के प्रकार। अब हम देखेंगे गति के सिद्धांत, हम देखेंगे गति के सिद्धांत या गति के नियम क्या होते हैं। हम जानते हैं गति के मुख्यतः तीन नियम होते हैं। पहला होता है जड़त्व का नियम। क्या होता है दोस्तों, जड़त्व का नियम। अब जड़त्व के नियम में ध्यान से देखिए होता क्या है, जड़त्व का नियम
जड़त्व के नियम में क्या होता है कि किसी वस्तु की स्थिति में, ध्यान से देखिएगा, क्या होता है, किसी वस्तु की स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य, जब तक उस पर कोई बाह्य कारक कार्य ना करे। ये होता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम का मतलब होता है कि वह उसी अवस्था में बना रहेगा जिस अवस्था में है। ठीक, क्या कह रहे हैं, ध्यान देखिए, किसी वस्तु की स्थिति में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य ना करे। अर्थात यहां से कह सकते हैं कि वह अगर जिस अवस्था में है, वह एक जगह पर खड़ा है तो वह उसी जगह पर खड़ा रहेगा, तब तक वह खड़ा रहेगा जब तक उस पर किसी दूसरे वस्तु के द्वारा उस पर बल न लगाया जाए। या वह चीज क्या हो रहा है, गति में है, चल रहा है, तब तक वह उसी अवस्था में चलता रहेगा जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसको रोके ना। अर्थात जड़त्व का नियम का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु की स्थिति में, यहां पर एक वर्ड दिया गया है स्थिति में, यानी कि उसकी स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर, जैसे अब ये हमारा क्या हो गया, दीवार है, ये यहां पर तब तक बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएगा। अब बाह्य बल लगाने का मतलब, जैसे यहां पर हमारा व्हाइट बोर्ड है, ये इसी अवस्था में तब तक बना रहेगा जब तक इस पर कोई बाह्य बल न कार्य करे। बाह्य बल का मतलब क्या हो गया, जैसे ये दीवार है, अगर दीवार गिरेगी, ठीक है, अगर दीवार गिरेगा तो ये हमारा व्हाइट बोर्ड भी गिर जाएगा, तो इस पर दीवार के द्वारा बाह्य बल लग रहा है। ठीक, तो ये हो गया हमारा जड़त्व का नियम। अगर उस पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य करता है, नहीं कार्य कर रहा है, तो वह अपने उसी स्थिति में हमेशा के लिए बना रहेगा। यही होता है जड़त्व का नियम। अगर हम जड़त्व के नियम को देखेंगे तो जड़त्व के नियम हमारा दो प्रकार का होता है। एक तो होता है विराम का जड़त्व, किसका होता है, विराम का जड़त्व, और दूसरा होता है गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। अब ध्यान से देखिए, जड़त्व का मतलब हमने बता दिया कि वह उसी अवस्था में बना रहेगा, यही हमारा जड़त्व होता है। अब कह रहे हैं विराम की अवस्था, विराम का जड़त्व क्या होता है। विराम का जड़त्व देख लीजिए कि अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह सदैव विराम अवस्था में ही रहेगा, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। अब यहां पर क्या कहना है, विराम का जड़त्व, पहले विराम का जड़त्व देख लीजिए। क्या कह रहे हैं कि अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह सदैव उसी अवस्था में बना रहेगा, विराम अवस्था में ही पड़ा रहेगा। और कब तक पड़ा रहेगा, जब तक उस पर हम कोई बाह्य बल न लगाएं। बाह्य बल न लगाने का मतलब क्या होता है, जैसे विराम का अवस्था, हमारे घर में क्या होते हैं, टेबल होते हैं, चेयर होते हैं, ये सब क्या है, जिस स्थान पर पड़े हुए हैं वे हमेशा उसी अवस्था में रहेंगे, उसी स्थान पर बने रहेंगे। क्यों, क्योंकि उस पर जब तक हम बाह्य बल न लगाए। बाह्य बल का मतलब क्या होता है, अगर हम एक जगह से लेकर के दूसरी जगह तक न ले जाए उनको, तो वे हमेशा उसी अवस्था में, अपने उसी स्थान पर, उसी जिस अवस्था में वो रखे गए हैं, चाहे वो गिरे हुए हों, चाहे वो खड़े करके रखे गए हों, वे हमेशा उसी अवस्था में बने रहेंगे। यही कहलाता है हमारा क्या, विराम का जड़त्व। जैसे यहां पर हम देखेंगे, इस समय हमारा ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये हमारा क्या है, विराम के जड़त्व में है। ये हमेशा ये उसी अवस्था में रहेगा, ये हमेशा यही रहेगा जब तक हम इसको उठा करके इस स्थान से कहीं दूसरे स्थान तक न लेकर के जाएं। अगर हम बात करेंगे गति का जड़त्व, क्या देखेंगे, गति का जड़त्व। तो गति के जड़त्व में क्या होता है कि जैसे ही विराम अवस्था में हम देख रहे थे, अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो बस विराम की जगह पर इसमें क्या होगा, गति होगा। क्या होगा, अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो
वह सदैव उसी अवस्था में रहेगा। जब तक उस पर कोई बाह्य बल न कार्य करे। यहां पर देखिए गति के जड़त्व में क्या कह रहे हैं, गति के जड़त्व में कह क्या रहे हैं कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है, देखिए गति की अवस्था का मतलब अगर वो चल रहा है, जैसे हम बात करेंगे साइकिल की या गाड़ी की, अगर हम साइकिल की बात करें, हम साइकिल को चला रहे हैं तो साइकिल हमारा चल रहा है, वह किस में है, गति में है, तो हमेशा गति ही अवस्था में रहेगा या चलता रहेगा जब तक हम उस पर क्या करें, कोई बाह्य बल न लगाएं। या हम बाह्य बल न लगाने का मतलब क्या होता है, उसको हम रोकने के लिए ब्रेक ना लगाएं या पृथ्वी के द्वारा उस पर घर्षण बल न कार्य करे, तब तक वह उसी अवस्था में चलता रहेगा। अब जैसे हम क्या करेंगे, फुटबॉल मान लेते हैं, फुटबॉल को हम लोग क्या करते हैं, पैर से मार देते हैं, पैर से किक मारने पर वह क्या होता है, कुछ दूर तक चल करके जाता है, चल करके जाता है तो अचानक रुक जाता है, क्यों, क्योंकि उस पर पृथ्वी के द्वारा उस पर घर्षण बल कार्य कर रहा है। अगर उस पर घर्षण बल कार्य ना करे तो वह हमेशा गति की ही अवस्था में बना रहेगा, वह कभी नहीं रुकेगा। यही होता है हमारा, क्या होता है, गति का जड़त्व होता है। ठीक है, अगर हम बात की करेंगे हवा की, जैसे हवा इस समय क्या होता है, कितना भी हम लोगों को हवा न लगे फिर भी वह क्या होता है, हल्का हल्का बहता रहता है, क्यों, क्योंकि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है, इसलिए वह हमेशा गति के जड़त्व में रहता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या होता है गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान व उसमें उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए यहां पर क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान व उसमें उत्पन्न त्वरण का अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, तो हम जब जितना बल लगाते हैं, बल लगाने पर अब देखना यह है कि उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो इसमें दिया है लगाया गया बल उसके द्रव्यमान व उसमें उत्पन्न त्वरण। अब एक चीज देखिए, अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा, अगर द्रव्यमान हमारा ज्यादा है तो हमें क्या होगा, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और ज्यादा बल लगाएंगे तो हमारा त्वरण भी क्या होगा, ज्यादा उत्पन्न होगा। ठीक है, अब त्वरण क्या होता है, जिसे हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं, यानी कि बल लगाने उस वस्तु को करने की क्षमता, यानी कि क्या है, लगाया गया जो बल है उस क्या है, दूसरा नियम, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान व उसमें उत्पन्न त्वरण के अनुपाती होता है। अर्थात हमारा क्या होता है, जो बल लगाने की क्षमता होती है ये इसके द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है। अब जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा हम उतने ज्यादा उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि ये अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात जो हमारा फोर्स है ये अनुक्रमानुपाती होता है किसके, इसके द्रव्यमान नियम के। इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा कह रहा है कि यही बल हमारा अनुक्रमानुपाती होता है किसके, उसमें उत्पन्न त्वरण, त्वरण हमारा ए होता है। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब समीकरण 1 और 2 में हम एक चीज देख रहे हैं, हमारा यहाँ पर एफ दोनों में क्या हो रहा है, बराबर मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ प्रोपोर्शनल एम इंटू ए, यानी एफ हमारा अनुक्रमानुपाती हो गया एम इंटू ए के। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है, एक हमें नियतांक प्राप्त होता है, के प्राप्त होता है, के एम इंटू ए, जहां पर के हमारा क्या होता है, ये बहुत कम होता है, इसको नियतांक माना जाता है और इसका वैल्यू 1 रखा जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ बराबर एम इंटू ए। ये हमारा क्या हो गया, गति का दूसरा नियम। यानी कि अगर किसी वस्तु पर हमें बल लगाना है तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, और द्रव्यमान लगाने पर उस वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण हो रहा है वो क्या है। ठीक है, अगर हमें यह पता होगा तो हम यहां से आसानी से फोर्स निकाल सकते हैं। ये क्या हो गया, न्यूटन के गति का
द्वितीय नियम हो गया। अब चलिए हम चलते हैं न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर। तीसरा नियम होता क्या है, देखेंगे न्यूटन का तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, अब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है, ध्यान से देखिए कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाती है जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या कर रहे हैं कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, ठीक है, जितना हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे वह वस्तु भी हम पर क्या करता है कि विपरीत यानी कि उसी का उल्टा उतना ही बल वह लगा करके हमको अपनी तरफ खींचता है। यही क्या कहलाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे क्या होता है, नदी में तैरता बालक, नदी में तैरता बालक, कामा कुएं से पानी खींचना, एटसेट्रा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि नदी में तैरता जो बालक है, अगर हम नदी में तैरते हैं, नदी में तैरने के लिए तैरते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ से हम पानी को पीछे को ढकेलते हैं और पानी भी क्या करता है, हमें आगे की तरफ ढकेलता है। हम जितने तेजी से जितना तेजी से हम पानी को पीछे ढकेलेंगे, पानी भी हम पर क्या करती है, विपरीत स्वरूप उतने ही स्पीड से हमें क्या करता है, वह आगे की तरफ ढकेलता है। ये क्या होता है, हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पानी पर बल लगाते हैं, पानी को दबा करके हम पानी को पीछे ढकेलते हैं और उसके विपरीत हम पानी को पीछे ढकेल रहे हैं तो वह हमें कहाँ ढकेलता है, आगे की तरफ ढकेलता है। कौन? पानी। और दूसरा दिया है कुएं से पानी खींचना, कुएं से पानी खींचना। जब हम कुएं से बाल्टी भर के पानी को बाहर खींचते हैं तो हम बाल्टी को निकालने के लिए कहाँ की तरफ बल लगाते हैं, बाहर की तरफ बल लगाते हैं, उसको बाहर की तरफ खींचते हैं। तो बाल्टी भी क्या करती है, जितना बल हम बाल्टी पर लगाते हैं उतना ही बल बाल्टी क्या करती है, हम पर लगाती है। इसलिए क्या होता है, कभी कभी अचानक रस्सी टूट जाने पर जो बाल्टी होता है वह नीचे गिरता है और जो आदमी होता है, पानी खींच रहे होते हैं जो व्यक्ति, वो कहाँ गिरते हैं, पीछे की तरफ गिरते हैं। ये किस लिए होता है, क्योंकि इस पर क्रिया प्रतिक्रिया का कार्य करता है। अब जैसे क्या होता है, क्रिकेट खेलते समय जो बैट्समैन होता है वह बॉल को क्या करता है, मारता है। अब जैसे क्या होता है, जो बॉलर होते हैं वह गेंद को क्या करते हैं, फेंकते हैं और उधर से जो बैट्समैन होते हैं वो बैट से क्या करते हैं, बॉल को मारते हैं। ये हमारा क्या होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम से क्या होते हैं, बने होते हैं। यही हमारा क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होता है। यदि आपको ये न्यूटन के तीनों लॉ और गति हमारा पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।